तराशे खुद को कुछ इस कदर जहाँ में, तराशे खुद को कुछ इस कदर जहाँ में, पाने वाले को नाज और खोने वाले को अफसोस रह जाए. Hi everyone, it's me Nabar Nazariga, a currently first year MBA student at Dagmahari Medical College. In this video, we're going to discuss about that how I scored 170 out of 180 in my NEET 2022 Physics. साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि आप जो है अपने नीट में फिजिक्स का स्कोर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. एक तो होता है कि वेटेज, क्योंकि क्या होता है कई बार हमको यही पता नहीं चलता कि कौन से चैप्टर्स को कितना टाइम देना है. कई बार हम लोग जो कुछ ऐसे चैप्टर्स पे ज़्यादा टाइम दे देते हैं जो कि जिनसे मतलब क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, और कहीं ना कहीं उन चैप्टर्स को इग्नोर कर देते हैं जिनसे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आने के प्रोबेबिलिटी होते हैं. तो इसीलिए जो है वेटेज कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो वेटेज को हम लोग को देखना है. दूसरा बात है कि क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने का जो स्ट्रैटेजी होगा वो कैसे होगा, क्योंकि क्या होता है कई बार हम लोग बिना पेन उठाए बिना कोई कैलकुलेशन किए भी सिर्फ ऑप्शंस की हेल्प से जो है आंसर निकाल सकते हैं. तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे. तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं. कौन से वो टॉपिक से जिसमें हमने को ज़्यादा टाइम देना है, तो होता है कंसेप्ट, एक होता है न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस. टाइम इज़ वेरी प्रीशियस. तो इसका जो क्वेश्चन बाय कंटेंट रेशियो वो बहुत हाई है. क्योंकि आप एक चार्ट बना लीजिए जिसमें आप जो बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है, कहीं ना कहीं आपके मार्क्स को भी हैम्पर करेगा. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेटेज के बारे में. अब वेटेज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि क्या होता है कम्पिटिटिव एग्जाम में जब हम प्रिपरेशन करते हैं कोई भी एक कम्पिटिटिव एग्जाम की, तो हमको ये पता होना चाहिए कौन से वो टॉपिक्स है जिन पे हमने को ज़्यादा टाइम देना है, या कौन से वो टॉपिक्स है जिनको हम लोग थोड़ा कम टाइम दे के भी हम लोग उसको कर सकते हैं. क्योंकि क्या होता है टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ वेरी प्रीशियस. अगर आप अपना टाइम सही जगह पे यूज़ नहीं करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके प्रिपरेशन को हैम्पर करेगा, वो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स को भी हैम्पर करेगा. ठीक है ना. तो उसके लिए वेटेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अभी हम कुछ ऐसे चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे जिनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3 to 4 क्वेश्चंस जो कि आने के चांसेस बहुत ही हाई रहते हैं. और मैं ये आपको ये नहीं कह रहा कि आपको यही चैप्टर्स को करके जाना है, नहीं, आपको डेफिनेटली पूरा सिलेबस एकदम अच्छे से करके जाना है. लेकिन ये चैप्टर्स आपका एकदम टिप्स पे होना चाहिए. आपको इन चैप्टर्स के क्वेश्चन गलत बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे. अगर आप इन चैप्टर्स को अच्छे से करके जाएंगे तो आपका हाई चांसेस है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे आपके फिजिक्स के पेपर में. ठीक है. तो जो हाई वेटेज चैप्टर्स है उनका लिस्ट आपको इधर स्क्रीन पे दिख जाएगा. पहला जो चैप्टर वो है यूनिट्स एंड डायमेंशंस. फर्स्ट चैप्टर है 11th का, जो कि कहीं ना कहीं बहुत लोग जो है इग्नोर कर देते हैं. लाइक बहुत लोग इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं. इसको सोचते हैं कि कर लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे. लेकिन क्या होता है कई बार यूनिट्स एंड डायमेंशंस के भी कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं जिनके अगर आपको कंसेप्ट अगर अच्छे से पता नहीं है इस चैप्टर के, तो आप उनको नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप यूनिट्स एंड डायमेंशन को अच्छे से करके जाइए. यूनिट्स क्या है, डायमेंशंस क्या है, डायमेंशन एनालिसिस क्या है, कैसे करते हैं, फिर जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो पार्ट आपको अच्छे से करके जाना है. उसमें से लीस्ट काउंट ये आ सकता है. ये लीस्ट काउंट बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है. फिर पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर, ये सब चीज़ें जो है ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट्स एंड डायमेंशन से. यूनिट्स एंड डायमेंशन का एक और फायदा होता है, ये जो है दूसरे चैप्टर्स में भी एप्लीकेबल होता है. सपोज आपको रोटेशन में टॉर्क निकालने दिया है, ठीक है, आपको वेरिएबल्स दे दिए हैं और आपको बोला है कि टॉर्क का जो है वो एक्सप्रेशन निकालो. 4 ऑप्शंस देंगे, चारों में अलग अलग मतलब वेरिएबल्स दे रखे हैं, और जो है आपको वो सही एक्सप्रेशन निकालना है जिससे टॉर्क निकले. अब आपको वो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. आप क्या कर सकते हैं, सिंपली एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स है उनके यूनिट्स को उधर रखने के बाद कौन से ऑप्शन में टॉर्क का यूनिट आ रहा है, ये अगर आप देख लेते हो ना, तो आप यूनिट्स को देख के डायमेंशन एनालिसिस करके भी सीधा बिना कोई कैलकुलेशन किए, बिना पेन उठाए, सीधा आप ऑप्शन देख के ही जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते. तो ये हो गया यूनिट्स एंड डायमेंशंस के ऊपर. तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर वो है रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो है एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही अच्छे से आना चाहिए. मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप एक चार्ट बना लीजिए जिसमें आप जो बेसिक फार्मूलाज होते हैं उनको आप उधर लिख लीजिए. लाइक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ठीक है, mr², ठीक है. फिर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, ठीक है. स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेक्टेंगल प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो ये सब जो एक फॉर्मूलाज होते हैं उनको आप एक चार्ट के फॉर्म में लिख लीजिए, जिससे क्या होगा आपको जो चीज़ें वो आसानी से याद रहेंगी, लंबे टाइम तक आपको वो फॉर्मूलाज याद रहेंगे. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है. दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रोटेशन से वो होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम.
ठीक है, आपको बोलेगा कि एक प्लेट है जो रोटेट कर रहा है, ठीक है, उसका डायमीटर धीरे धीरे कम हो रहा है, वो रेट दे देगा कौन से रेट पे कम हो रहा है। फिर आपको बोलेगा कि उसका वेलोसिटी क्या होगा, ऐसे मतलब कुछ मैं अभी मेरे को डेफिनेटली मतलब याद नहीं है वो किस तरह के क्वेश्चंस थे, लेकिन हाँ, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आने के बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी होते हैं। ठीक है, ओके, तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रोटेशन से आ सकता है वो है रोलिंग। अब रोलिंग ऑन ए प्लेन सरफेस आपको अच्छे से लेके जाना है, और रोलिंग ऑन ए इंक्लाइन सरफेस, ये दो टॉपिक है जो कि आने के हाई चांसेस होते हैं, क्योंकि रोलिंग से कहीं ना कहीं एक तो क्वेश्चन तो आता ही है हर साल। ठीक है, तो रोलिंग आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, तो ये होगा रोटेशन के बारे में। दूसरा हम लोग बात करते हैं काइनेमेटिक्स। आप देखिए, काइनेमेटिक्स में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं, और कहीं ना कहीं यही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं एग्जामिनेशन में। क्योंकि क्या होता है, ये छोटे छोटे डिटेल्स मतलब होते हैं जो कहीं ना कहीं आपके पूरे कंसेप्ट को मतलब एक ऐसे मैनिपुलेट करते हैं जिससे आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, तो इनके कंसेप्ट आपको मतलब जो ये बेसिक मैंने अभी बोला ना, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, है ना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इनका कंसेप्ट आपको क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कि कई बार काइनेमेटिक्स से कुछ ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए काइनेमेटिक्स में आपको ये जो है इनका मतलब एक बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए आपको, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इनके ऊपर। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है काइनेमेटिक्स में वो है रिलेटिव मोशन। दो ट्रेन आ रहा है, ठीक है, एक ट्रेन का लेंथ ये है, एक ट्रेन का लेंथ ये है, ठीक है, ट्रेन ए ट्रेन बी, इसका स्पीड ये है, इसका स्पीड ये है, तो कितने टाइम में ए ट्रेन जो है वो बी ट्रेन को क्रॉस कर जाएगा। तो ऐसे कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिलेटिव मोशन के वो आने के चांसेस होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट जो थी चीज़ है काइनेमेटिक्स में, वो है ग्राफ। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक इंटीग्रेशन का ग्राफ, ठीक है, डिफरेंशिएशन, कौन से ग्राफ को आप मतलब कौन सा ग्राफ का एरिया आपको क्या देगा, कौन से ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा। तो ये चीज़ें जो है ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आपको ग्राफ दे देगा, ठीक है, अब ग्राफ से आपको सपोज आपको वेलोसिटी बाय टाइम का ग्राफ दे दिया, तो उससे आपको एक्सेलरेशन निकालना है या फिर उससे आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, लाइक आपको एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो आपको उस ग्राफ का स्लोप लेना होगा, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो उसका आपको क्या कहते हैं एरिया लेना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो ग्राफ क्वेश्चन है वो भी कहीं ना कहीं काइनेमेटिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मॉडर्न फिजिक्स। अब मॉडर्न फिजिक्स का ऐसा है कि वो इसका जो क्वेश्चन बाय कंटेंट रेशियो वो बहुत हाई है। लाइक आपको कंटेंट कम होगा लेकिन क्वेश्चन उसमें से बहुत ज़्यादा है, लाइक सेमीकंडक्टर्स हो गया, न्यूक्लियर हो गए, फिर एटम्स, लाइक एटम्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि डिब्रॉय वेवलेंथ के ऊपर, ठीक है ना, तो ये कहीं ना कहीं आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ चुके हो। तो अगर वो चैप्टर आपका स्ट्रांग है तो इस यहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत फेस नहीं करनी होगी, तो मॉडर्न फिजिक्स आपका अच्छे से हो जाएगा। फिर मॉडर्न फिजिक्स में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स का। फिर सेमीकंडक्टर्स में आपको डायोड अच्छे से पता होना चाहिए, जेनर डायोड क्या होता है, फोटो डायोड, ठीक है, फिर आपका सर्किट आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि मॉडर्न फिजिक्स से आप लोग को देखना पड़ेगा। तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12 का ही वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दो चैप्टर्स है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसमें आपको जो है पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए, एक पॉइंट पे क्या होता है पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता होना चाहिए अच्छे से, और आपका कूलम्स लॉ आपको बहुत ही बेसिक्स आपको मतलब अच्छे से आना चाहिए। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में आपको पोटेंशियल मेजर करना आना चाहिए एक पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, एक सिस्टम दिया होगा, उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा वो आपको आना चाहिए। ठीक है, कोई एक चार्ज होगा जो इन्फिनिटी से हम लोग एक सिस्टम के अंदर डालेंगे तो उसमें कितना एनर्जी, कितना वर्क करना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कहीं ना कहीं आ सकते हैं। और फिर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंस्ट्रूमेंट्स, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, ये टॉपिक्स आपको अच्छे से आने चाहिए क्योंकि यहाँ से हर साल एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है। मिनिमम मैंने देखा है, जितने भी मैंने पेपर्स देखे हैं, हर साल एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है इंस्ट्रूमेंट से। बाकी आपको सर्किट सॉल्व करना आना चाहिए, हाँ, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो कैलकुलेशन था वो आपको बेसिक्स आने चाहिए इस चैप्टर के करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो है रेडियो ऑप्टिक्स। यहाँ से भी क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं। ठीक है, आपको मिरर का जो फॉर्मूला है वो आना चाहिए, ठीक है, लेंस का फॉर्मूला आपको आना चाहिए,
जो उसके बाद प्रिज्म में डेविएशन कितना होता है वो आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है आपको आना चाहिए, तभी आप एक अच्छा स्कोर ला पाएंगे। तो ये जो है कुछ मैंने आपको बताया कुछ है हाई वेटेज चैप्टर्स के बारे में। तो इनको आपको एकदम अच्छे से करके जाना है, इनसे आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये होगा हाई वेटेज चैप्टर्स के बारे में। अभी हम लोग बात करते हैं कि फिजिक्स के जो क्वेश्चन है उनको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो अभी हम बात करते हैं कि किस तरीके से अपने को फिजिक्स के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। क्योंकि क्या होता है फिजिक्स में कई बार ऐसा होता है कि आपको कंसेप्ट आते होंगे लेकिन जो है आपके क्वेश्चंस नहीं बने, क्योंकि आपको एक जो है न्यूमेरिकल अप्रोच नहीं आ पाता है। तो उसको कैसे डेवलप करना है। देखो फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दो चीज़ होता है, एक तो होता है कंसेप्ट, एक होता है न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस। आपको कंसेप्ट पहले स्ट्रांग होना पड़ेगा। कोई भी आप टॉपिक जब आप पढ़ते हो तो उसके जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कंसेप्ट हैं, उनको आप इग्नोर मत कीजिए। आप ऐसा नहीं होना कि चाहिए कि आप कोई भी टॉपिक मतलब आपने पढ़ लिया, आपको उसके कंसेप्ट मतलब अच्छे से क्लियर नहीं हुए लेकिन आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। आपके कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे लेकिन एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन है वो आपसे नहीं बनेंगे। तो उनके लिए आपको कंसेप्ट स्ट्रांग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कंसेप्ट बिल्डिंग पे फोकस कीजिए पहले, तो ये एक चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे इंक्रीज करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं पर्सनली रेकमेंड करूँगा आप MTG फिंगरप्रिंट्स को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं और सारे के सारे जो है वो NCERT बेस्ड क्वेश्चन हैं। और आपको इस टाइम पे कोई भी हाई लेवल बुक या फिर नीट के लेवल के बाहर का चीज़ में नहीं घुसना है, क्योंकि उसमें आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। आपको इस टाइम पे सिर्फ आपका जो NCERT बेस्ड क्वेश्चन है उनको ही सॉल्व करना है। क्योंकि आप नीट में देखो एक चीज़ होता है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है, नीट में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको कोई हाई लेवल चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, या फिर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं करना है। आपको जो आता है, जो लेवल है, उसको बार बार जब आप करोगे तभी आपका स्कोर इम्प्रूव होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हो, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो आपको कोई भी आपका जो मॉड्यूल आप यूज़ कर रहे हो उसको फॉलो कीजिए क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, लेकिन आप ये इंश्योर कीजिए कि वो क्वेश्चंस NCERT बेस्ड होने चाहिए। वो कोई बहुत ही हाई लेवल या फिर आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस नहीं होना चाहिए जो नीट में आते ही नहीं हो, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी आपका एक जो फ्लुएंसी है वो आएगा। क्योंकि जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एक टॉपिक आपने पढ़ लिया उसके 10-12 क्वेश्चन आप जब सॉल्व कर लोगे, तब आप उस टाइप के क्वेश्चंस को जब आप क्वेश्चन पेपर में देखोगे तब आप तुरंत पकड़ लोगे कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है ना आपको। तो इसीलिए क्वेश्चन से प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिजिक्स में, क्योंकि वहाँ पे आपको सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। आपने तो क्वेश्चन देखा, ठीक है, आपको क्वेश्चन देखते आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसको किस तरीके से करना है। तो आप बस क्वेश्चन देखा, पेन उठाया, आप करने लगे, स्टार्ट अपने कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिया। तो इसके लिए क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पे आपको एक और चीज़ जो ध्यान रखनी है वो है टाइम मैनेजमेंट। आपको ये देखना है कि जितने कम स्टेप में हो सके आपको कैलकुलेशन करना है। आप जितना हो सके माइंड में कैलकुलेशन करने की ट्राई कीजिए। अभी आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे होगे तो मॉक टेस्ट में आप लोग ये ट्राई कीजिए कि एक फिजिक्स का क्वेश्चन जो है आपको मतलब जो टफ क्वेश्चन नहीं है, जो मतलब माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसको आप बिना पेन उठाए माइंड में ही कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। जितना आप अपने कैलकुलेशन को फास्ट करते जाएंगे उतना ही आपका टाइम बचेगा और उतना ही आपका स्कोर इंप्रूव होने का चांस रहेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फिजिक्स में कुछ इजी क्वेश्चन भी छूट जाते हैं और मुश्किल क्वेश्चंस के मतलब चक्कर में, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है। साथ ही साथ जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया था यूनिट्स एंड डायमेंशंस के सेक्शन में कि आपको डायमेंशन एनालिसिस से पहले सोचना होगा, ठीक है। आप जब भी कोई एक क्वेश्चन करते हो जिसमें डायमेंशनल एनालिसिस से आप कर सकते हो, तो आप देखिए कि डायमेंशन एनालिसिस से सॉल्व हो रहा है क्या। अगर डायमेंशन एनालिसिस से सॉल्व हो रहा है तो आपको कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ यूनिट्स को मैच करके ही सीधा ऑप्शन पर टिक मार सकते हो, और ये एक बहुत ही मतलब अच्छा तरीका होता है टाइम सेव करने का। तो इस पे आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो यही था आज का वीडियो, इसमें हम लोगों ने अच्छे से बात किया कि किस तरीके से आप फिजिक्स का स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं, और डेफिनेटली अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपका स्कोर इंप्रूव होगा। और एक बात जो आपको बोलना चाहूँगा कि मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है जो कि आपको जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप प्लीज़ उसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपका मतलब कोई भी डाउट्स है रिगार्डिंग नीट प्रिपरेशन, आप मुझे वहाँ पूछिएगा, तो मैं आपको डेफिनेटली आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। So yeah, that is all for today's video. Thank you so much for watching the video and giving your valuable time as well. I'll see you guys in the next further videos where I'll be discussing about more topics which will definitely help
in your NEET 2023 preparation. Thank you so much. Keep studying, keep working hard. All the best.